शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप ही लोगों के डिमांड पे आज मैं यूपी टेट 2019 में आए हुए पेपर से जीएस के 60 क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। तो चलिए मिलकर इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक काल में हुआ? पहला है समुद्रगुप्त, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक और चौथा चंद्रगुप्त। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा चंद्रगुप्त। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के शासन काल में हुआ था और बाद में इसका जीर्णोद्धार अशोक और स्कंदगुप्त तथा शक शासक रुद्रदमन प्रथम के द्वारा कराया गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? पहला ऑप्शन है नरवर्धन, दूसरा ऑप्शन है राज्यवर्धन, तीसरा ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन और चौथा ऑप्शन है आदित्यवर्धन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा नरवर्धन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आहार संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है कायथा संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है जोरवे संस्कृति और चौथा ऑप्शन है मालवा संस्कृति। देखिए, जब ये पेपर आया था तो उसमें ऑप्शन बी सही दिया गया था कायथा संस्कृति, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आहार संस्कृति। ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति जो सबसे प्राचीनतम है वो है आहार संस्कृति। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। पहला ऑप्शन है 10 राजतंत्र शासन में, दूसरा ऑप्शन है 2 शासन तंत्रों में, तीसरा ऑप्शन है 20 राजतंत्र शासन में, चौथा ऑप्शन है 16 महाजनपद व गणराज्यों में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 16 महाजनपद व गणराज्यों में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर और चौथा ऑप्शन है बाबर। तो इसका सही ऑप्शन होगा बाबर। बाबर ने आराम बाग का निर्माण करवाया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बीजी तिलक, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, तीसरा ऑप्शन है बीजी गोखले और चौथा ऑप्शन है गांधी जी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बीजी तिलक। इन्होंने अप्रैल 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद सितंबर 1916 में चेन्नई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। 2 सूची बनाई गई है, चलिए देखते हैं। राजा राम मोहन राय, इनके सामने है रामकृष्ण मिशन, दूसरा विवेकानंद प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज, एमजी रानाडे आर्य समाज। तो इसमें सुमेलित करना है। तो राजा राम मोहन राय इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 को। उसके बाद आते हैं विवेकानंद। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1 मई 1997 को। उसके बाद आते हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 को। फिर आते हैं एमजी रानाडे प्रार्थना समाज। देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा ने 1867 में की थी। उसके बाद एमजी रानाडे जो है प्रार्थना समाज से जुड़े थे। तो अगर आपसे प्रार्थना समाज की स्थापना पूछा जा रहा है तो आप जो है ऑप्शन टिक करेंगे आत्माराम पांडुरंग 1867। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है कल्पना दत्त, दूसरा ऑप्शन है मैडम बीकाजी कामा, तीसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट और चौथा ऑप्शन है
प्रीतिलता वाडेकर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मैडम बीकाजी कामा। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है कल्हड़, दूसरा ऑप्शन है बिल्हड़, तीसरा ऑप्शन है जलहड़ और चौथा ऑप्शन है कालिदास। तो इसका सही ऑप्शन होगा कल्हड़। राजतरंगिणी ये संस्कृत भाषा में रचित है। इसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में बताया गया है, कश्मीर की संस्कृति के बारे में बताया गया है। इसको कल्हड़ ने लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी और चौथा ऑप्शन है इल्तुतमिश। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी और सिकंदर सानी के नाम से इसने सिक्के भी चलवाए थे और ये खिलजी वंश का दूसरा सबसे शक्तिशाली शासक था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? पहला ऑप्शन है नासिक से, दूसरा ऑप्शन है बैतूल से, तीसरा ऑप्शन है अमरकंटक से और चौथा ऑप्शन है महाबलेश्वर से। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, नासिक से। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है? पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, दूसरा ऑप्शन है लाल सागर अरब सागर, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य सागर और लाल सागर, चौथा ऑप्शन है भूमध्य सागर और अरब सागर। तो स्वेज नहर जो है वो किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियां हैं? पहला है बादल युक्त आकाश, दूसरा है शांत एवं स्थिर वायु, तीसरा है लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कर सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है केवल सी, दूसरा है केवल बी व सी, तीसरा है ए बी व सी और चौथा ऑप्शन है केवल बी। देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही ऑप्शन होगा। ये तीनों चीजें इसमें बादल युक्त आकाश, शांत एवं स्थिर वायु और लंबे ग्रीष्मकालीन दिन, ये तीनों कंडीशन होती हैं ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थितियां। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेघालय का पठार विस्तार है? पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा ऑप्शन है अरावली, तीसरा ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा ऑप्शन है तिब्बत का पठार। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय पठार। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? पहला है हिमनदी, दूसरा है भूमिगत जल, तीसरा है पवन और चौथा है नदी। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, पवन। हवाएं क्या करती हैं, जब तेज हवाएं चलती हैं तो ये जो है रेत को जो है एक जगह से ले जाके दूसरी जगह इकट्ठा करती हैं, जिससे क्या होता है एक टीले नुमी आकृति बन जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मध्यमंडल, दूसरा ऑप्शन है समताप मंडल, तीसरा ऑप्शन है तापमंडल और चौथा ऑप्शन है क्षोभ मंडल। तो हमारे पृथ्वी के जो सबसे नजदीक या सबसे निचली परत, जो हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत यानी हमारे पृथ्वी से जो सबसे नजदीक की परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही होगा ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? पहला ऑप्शन है कनारी धारा, दूसरा ऑप्शन है लेब्राडोर धारा, तीसरा ऑप्शन है क्यूरेशिया धारा और चौथा ऑप्शन है कुराइल धारा। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्यूरेशिया धारा। ये उत्तरी प्रशांत महासागर के बेसिन के पश्चिम में उत्तर की ओर बहने वाली धारा है, जिसको क्यूरेशिया धारा कहते हैं। ये गर्म धारा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? पहला ऑप्शन है जल परिवहन, दूसरा ऑप्शन है रेल परिवहन, तीसरा ऑप्शन है सड़क परिवहन और चौथा ऑप्शन है वायु परिवहन। तो जो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है वो है हमारा जल परिवहन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ववर्ती नदी है। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी और चौथा ऑप्शन है सतलज। तो जो चौथा ऑप्शन होगा इसमें वो सही ऑप्शन होगा, सतलुज नदी जो है वो पूर्ववर्ती नदी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं। पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं। पहला ऑप्शन है जलमंडल, दूसरा ऑप्शन है क्षोभ मंडल, तीसरा ऑप्शन है पपड़ी यानी क्रस्ट और चौथा ऑप्शन है स्थल मंडल। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, पपड़ी, क्रस्ट। पृथ्वी के बाह्य परत को पपड़ी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश गए थे? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है इटली और चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए थे फ्रांस में। देखिए ये है 2019 का क्वेश्चन। आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो 2025 में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था वो 91वां G7 शिखर सम्मेलन था, जो कि हुआ था 16-17 जून को 2025 कनाडा में। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 31, दूसरा ऑप्शन है 33, तीसरा ऑप्शन है 34 और चौथा ऑप्शन है 30। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, 34। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जो होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। उसके बाद देखिए 2019 तक इसकी संख्या 31 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 30 अन्य होते थे। अब सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो एक और फैक्ट जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो 1950 में हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी तब न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी, जिसमें एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश थे और बाकी अन्य 7। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? पहला ऑप्शन है दिसंबर 2014, दूसरा ऑप्शन है नवंबर 2015, तीसरा ऑप्शन है दिसंबर 2015 और चौथा ऑप्शन है नवंबर 2014। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, नवंबर 2014। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। पहला ऑप्शन है 10वीं सूची में, दूसरा ऑप्शन है 11वीं सूची में, तीसरा ऑप्शन है 12वीं सूची में और चौथा ऑप्शन है 9वीं सूची में। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा 9वीं सूची में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? पहला ऑप्शन है के सुब्बा राव, दूसरा ऑप्शन है के.एम. मुंशी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर बी.एन. राव और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, डॉक्टर बी.एन. राव। डॉक्टर बी.एन. राव
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? पहला है लोक लेखा समिति, दूसरा है कार्य मंत्रणा समिति, तीसरा है प्राक्कलन समिति और चौथा है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही होगा, प्राक्कलन समिति। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है वो प्राक्कलन समिति है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? पहला जिला पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत, तीसरा ग्राम पंचायत और चौथा नगर निगम। तो इसमें से ये चार आपको दिए गए हैं, इसके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन कौन से शामिल हैं। तो पहला ऑप्शन में ए, पहले ऑप्शन में बी, सी और डी, दूसरे ऑप्शन में ए, बी और सी, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ये चारों और चौथा ऑप्शन है ए, बी और सी। तो देखिए 73वें संविधान संशोधन में आपका जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और ग्राम पंचायत है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा, ए, बी और सी। इसमें नगर निगम नहीं शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? पहला ऑप्शन है केंद्र को, दूसरा ऑप्शन है राज्य तथा केंद्र को, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय निकायों को और चौथा ऑप्शन है राज्य को। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, केंद्र को। भारतीय संविधान में जो है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं। अवशिष्ट शक्तियां मतलब वे विषय जो संघ, राज्य और समवर्ती सूची में से किसी में शामिल ना हो, उस पर कानून जो है वो संसद यानी केंद्र सरकार के पास, उस पर कानून जो है वो संसद बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? पहला ऑप्शन है 1977 में, दूसरा ऑप्शन है 1978 में, तीसरा ऑप्शन है 1979 में और चौथा ऑप्शन है 1976 में। तो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को कब लाया गया था? 1976 में। ये जो है चौथा ऑप्शन सही होगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1976 में हमारे मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? पहला ऑप्शन है 1968, दूसरा ऑप्शन है 1959, तीसरा ऑप्शन है 1987 और चौथा ऑप्शन है 1972। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा 1959। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार जो है पंचायती राज का गठन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 16। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा आपका वो होगा 15। पंचम सवारी ताल में 15 मात्राएं होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम देशगान के रचयिता कौन हैं? पहला ऑप्शन है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो और चौथा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये आनंद मठ इनका एक उपन्यास है, उसमें से इन्होंने इसे लिखा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव का गायन समय क्या है? पहला ऑप्शन है दोपहर, दूसरा ऑप्शन है सायंकाल, तीसरा ऑप्शन है रात्रि और चौथा ऑप्शन है प्रातःकाल। तो राग भैरव का जो गायन समय है वो है प्रातःकाल। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। पहला ऑप्शन है 10:1, दूसरा ऑप्शन है 15:1, तीसरा ऑप्शन है 20:1 और चौथा ऑप्शन है 5:1। तो सामान्य मृदा में
कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वो होता है 10:1। तो इसमें ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट मृदा में मृदा कणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं। पहला ऑप्शन है मृदा संरचना, दूसरा ऑप्शन है मृदा कणाकार, तीसरा ऑप्शन है मृदा समूह और चौथा ऑप्शन है मृदा समुच्चय। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, मृदा कणाकार। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? सामान्य सा प्रश्न है ये। पहला ऑप्शन है इसमें बेल्ट बहुत ढीला होने पर, दूसरा ऑप्शन है प्रेशर फुट में ज्यादा दबाव होने पर, तीसरा ऑप्शन है शटल में धागा अटक जाने पर और चौथा ऑप्शन है तेल की कमी या साफ सफाई नहीं करने पर। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, तेल की कमी तथा साफ सफाई नहीं करने पर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा ऑप्शन है एनीमिया, तीसरा ऑप्शन है ऑस्टियोमलेशिया, चौथा ऑप्शन है रिकेट्स। तो इसमें सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें होता क्या है, कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, दूसरा ऑप्शन है ग्लोबिन, तीसरा ऑप्शन है लिपोप्रोटीन और चौथा ऑप्शन है हीम। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और हीम नामक लौहयुक्त वर्णक पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? पहला ऑप्शन है मॉन्टेसरी, दूसरा ऑप्शन है डाल्टन, तीसरा ऑप्शन है हर्बर्ट और चौथा ऑप्शन है फ्रोबेल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट। ये क्या है, एक पंचपदीय पाठ्य योजना है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, योजना विधि आधारित है। पहला ऑप्शन है सुनने पर, दूसरा ऑप्शन है देखने पर, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है करके सीखने पर। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, करके सीखने पर। योजना विधि करके सीखने पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संपोषणीय विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? पहला ऑप्शन है विश्व विकास रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट, चौथा ऑप्शन है मानव विकास रिपोर्ट। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मगर, दूसरा ऑप्शन है डॉल्फिन, तीसरा ऑप्शन है कछुआ, चौथा ऑप्शन है घड़ियाल। तो इसमें ऑप्शन बी जो होगा डॉल्फिन गंगेटिका, ये जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। ये गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन होती हैं, इसलिए इन्हें डॉल्फिन गंगेटिका कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1986, दूसरा ऑप्शन है 1990, तीसरा ऑप्शन है 1980, चौथा ऑप्शन है 1988। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1980। 25 अक्टूबर 1980 को वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ओजोन, तीसरा ऑप्शन है मीथेन और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस यानी कि हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। बाकी तीनों गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और मीथेन ये सभी क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? पहला ऑप्शन है कीटनाशक रसायन, दूसरा ऑप्शन है मृदा अपरदन रोकना, तीसरा ऑप्शन है जैविक खाद और चौथा ऑप्शन है फसल चक्र। तो इसमें से मृदा संरक्षण की विधि कौन सी नहीं है? पहला ऑप्शन कीटनाशक रसायन। कीटनाशक रसायन के द्वारा मृदा संरक्षण को नहीं रोका जा सकता। देखिए कीटनाशक से क्या होता है, हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरता शक्ति जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? पहला ऑप्शन है फॉरएवर हायर, दूसरा ऑप्शन है आरटीएस, सीटीएस, फोर्टियस, तीसरा ऑप्शन है यह बदलता रहता है और चौथा ऑप्शन है एवर ऑनवर्ड। तो इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो होगा सही ऑप्शन आरटीएस, सीटीएस और फोर्टियस ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है। इसका मतलब होता है तेज, ऊंचा, शक्तिशाली और एक साथ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? पहला ऑप्शन है प्रदीप खालको, दूसरा ऑप्शन है पुलेला गोपीचंद, तीसरा ऑप्शन है दारा सिंह और चौथा ऑप्शन है विशेष भृगुवंशी। तो इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो सही ऑप्शन होगा पुलेला गोपी चंद। इनको जो है 1999 में बैडमिंटन के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ये एक बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे बैडमिंटन के कोच भी हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 4। तो प्रेजेंट टाइम पे मनोरंजन 5 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। पांचों प्रकार हैं कौन? पहला है शारीरिक मनोरंजन, दूसरा है सामाजिक मनोरंजन, तीसरा है सांस्कृतिक मनोरंजन और चौथा है कलात्मक मनोरंजन और आजकल पांचवा जुड़ गया है डिजिटल मनोरंजन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? पहला ऑप्शन है वज्रासन, दूसरा ऑप्शन है ताड़ासन, तीसरा ऑप्शन है चक्रासन और चौथा ऑप्शन है सुखासन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन पहला वज्रासन। घुटनों की शक्ति के लिए वज्रासन जो होता है वो अच्छा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है आसाम, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन होगा मणिपुर। ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 2018 में खोला गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अरहर का संकर किस्म है? पहला ऑप्शन है UPAS 120, दूसरा ऑप्शन है ICPH 8, तीसरा ऑप्शन है बहार और चौथा ऑप्शन है ICPL 87। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी ICPH 8। ये दुनिया की पहली संकर किस्म है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? तो सोयाबीन राज्य कहा जाता है मध्य प्रदेश को। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ये पूरे भारत का 45 से 50% जो है सोयाबीन अकेले उत्पादन करता है और सोयाबीन को गोल्डन बीन भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को कहते हैं? पहला है वेजिटेबल फोर्सिंग, दूसरा है फ्लोटिंग गार्डनिंग, तीसरा है किचन गार्डनिंग और चौथा है टब गार्डनिंग। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए वेजिटेबल फोर्सिंग। देखिए ग्रीन हाउस में होता क्या है, ग्रीन हाउस में जो आजकल जो बेमौसमी सब्जियां मिलती हैं वो जो है इसी के कारण मिलती हैं।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है। पहला ऑप्शन है 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा ऑप्शन है 2.75 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तीसरा ऑप्शन है 2.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और चौथा ऑप्शन है 2.56 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। पहला ऑप्शन है एकांतर, दूसरा ऑप्शन है समोच्च, तीसरा ऑप्शन है वर्गाकार और चौथा ऑप्शन है षट्भुजाकार। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी समोच्च। इसे कंटूर विधि भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं। पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है विटामिन व खनिज लवण, तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है कार्बोज। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी विटामिन व खनिज लवण। ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को जो है बीमारियों से बचाते हैं, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है भूनना, दूसरा ऑप्शन तलना, तीसरा ऑप्शन सेकना और चौथा ऑप्शन उबालना। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी उबालना। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि उबालना है। देखिए यहाँ दिए गए 4 ऑप्शनों में सबसे सही ऑप्शन डी है 4, लेकिन अगर आपको इसमें कहीं ये ऑप्शन दिया गया कि भाप से पकाना तो वो इससे ज्यादा सही होगा, तो आप वहां पर लगाएंगे भाप से पकाना या प्रेशर कुकर में पकाना। इससे होता क्या है कि जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं उनके न्यूट्रिशन बने रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, दूसरा ऑप्शन है वसा के पाचन में, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन के पाचन में। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रोटीन के पाचन में। ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चेचक के विषाणु का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, दूसरा ऑप्शन है विब्रियो कॉलेरी, तीसरा ऑप्शन है बैसिलस टाइफोसस और चौथा ऑप्शन है वेरियोला वायरस। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी वेरियोला वायरस। चेचक के विषाणु का जो नाम है वो है वेरियोला वायरस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला पसली की हड्डी टूटने पर, दूसरा सामान्य मूर्छा आ जाने पर, तीसरा टांग की हड्डी टूटने पर और चौथा रोगी के पानी में डूबने पर। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी रोगी के पानी में डूबने पर। ये सामाजिक विज्ञान के आपके 60 क्वेश्चन थे, इसको मिलकर हम लोगों ने सॉल्व किया। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको जो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही और वीडियो आप तक पहुंचते रहें, उसके लिए हमारे चैनल द मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।